नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और कल हम लोग जो है ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना पढ़ रहे थे जो कि 1848 से 1886। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे। इसमें जो ज़रूरी थी, क्योंकि रिकैप भी करना ज़रूरी होता है जिससे आपको पता चल सके आगे का जो हम कनेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें इसमें आ सके। तो हमने रणजीत सिंह के शासनकाल और उनके राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा था, लेकिन अंग्रेजों की ने उनके राज्य विस्तार को रोक दिया था। इसके बाद खालसा नामक समूह के बारे में पढ़ा था। दिलीप सिंह और जिंदल कौर के बारे में पढ़ा था। पहला अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ, इस बारे में पढ़ा था। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ, ये पढ़ा था। गुलाब सिंह कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, और गवर्नर जनरल क्या होता था और गवर्नर क्या होते थे, ये सारी चीज़ें पढ़ा था हम लोगों ने। कई सारे गवर्नर्स के नाम पढ़े थे, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग थे, सर जॉन मैकपर्सन थे। इसके अलावा अर्ल मार्क्विस कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, सर ए क्लार्क, रिचर्ड वेलेजली कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो, मार्क्विस ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, जॉन एडम्स, लॉर्ड एम हर्स्ट, विलियम बटरवर्थ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। These are the names of the governors. So now we will talk about इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रह गई थी, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे, और आगे जो चीज़ें हैं कंटिन्यू रखेंगे। तो कंपनी ने जो है भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था, इस पे बात करेंगे। वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते थे। एक चीज़ याद रखना, हमने हर एक वीडियो में कहते हैं कि अगर क्वेश्चंस नहीं बना रहे हो तो याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरत है। जब भी हमें कोई चीज़ याद करनी होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग कई सारी ट्रिक्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें याद करनी है तो हम क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन शुरू में हमने पूछे उनका भी आपको जो है कहीं ना कहीं आंसर्स को रिवाइज करना है। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया, तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कंपनी ने जो है माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना क्यों बंद कर दिया था। भाई ऐसा कौन सा सोर्स था, अगर कोई कंपनी एक हमारे देश में आ रही है और उसके पास वो अपने देश से धन लेकर नहीं आ रहे, तो इट मीन्स उसने यहाँ पे कोई साधन बना लिया है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया कि वे अब क्या करते थे, जो बंगाल से उन्हें टैक्स मिल रहा था, जो बंगाल से उन्हें राजस्व मिल रहा था, उसी से वो माल खरीदते थे और विदेश भेजते थे। मतलब उन्होंने बंगाल से ही पैसा कमाते थे और वो इंग्लैंड भेजा जा रहा था। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था तथा इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। अब ये लोग मानते थे कि ये अपना ही पैसा है, कंपनी की पूंजी समझा जाने लगा था। 1766 से 1768 ईस्वी में जो है बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की धन निकासी हुई। ठीक है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1766 से 1768। 1766 से 1768 के बीच में जो है 57 लाख पाउंड जो है बंगाल से धन निकाला गया है। पैसे की कीमत देखिए, पाउंड की बात की जा रही है यहाँ पे, 57 लाख पाउंड 1766 से 1768 में बंगाल से निकाला गया, और जिसकी वजह से जो है बंगाल धीरे धीरे गरीब होता चला गया। ठीक है, 1770 ईस्वी में जो है बंगाल में अकाल पड़ा। वह अकाल मानव जाति के इतिहास में पड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि बंगाल से कितना धन निकाला गया। 17 लाख पाउंड धन निकाला गया, याद रखना है। 17 लाख पाउंड धन जो है वो कब निकाला गया, 1766 से 1768 के बीच में। किसने निकाला था, अंग्रेजों ने निकाला था। 1770 में बंगाल में क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था, और वो मानव जाति का कहा जाता है सबसे भयंकर अकाल था। इसके अलावा जिसमें जो है लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कहा यह जाता है कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन समाप्त हो गई थी। मतलब अगर 90 लोग थे तो 30 लोग उसमें से मर चुके थे। बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन समाप्त हो गई थी। इसके बाद हम लोग वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो
1772 ईस्वी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बन जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत की प्रमुख शक्ति कब बन चुकी थी? तो 1772 तक कंपनी जो है यहाँ की प्रमुख शक्ति बन चुकी थी। इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। और ये जो कंपनी ऑपरेट हो रही थी ये केवल इंडिया से नहीं हो रही थी, विदेश में इसके डायरेक्टर्स बैठे हुए थे। सारे के सारे जो अधिकारी थे वो केवल यही नहीं, इनको लीड कहाँ से दी जा रही थी? इंग्लैंड से दी जा रही थी। इंग्लैंड से इन्हें बताया जाता था कि आपको करना क्या है, और वो धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ बंगाल में बनाना चाहते थे। बंगाल वो बहुत, हम कह सकते उस वक्त बंगाल में उड़ीसा वाला इलाका भी आता था, तो बिहार का भी इलाका था। बंगाल जो आज की डेट में बंगाल देख रहे हैं वो बंगाल नहीं था। बंगाल में बिहार भी आता था, बंगाल में उड़ीसा भी आता था, बंगाल में जो बंगाल है जिस बांग्लादेश जो है वो भी आता था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा हिस्सा था, समुद्र से लगा हुआ भी था। तो इसके और भी कई सारे फायदे थे अंग्रेजों को। इसके अलावा 1766 ईस्वी में जो है उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर आक्रमण में हैदर के निजाम का साथ दिया। तो 1766 में जो है मैसूर, हैदर अली कौन था? मैसूर का राजा था। ये टीपू सुल्तान के पिताजी थे। या हम कह सकते हैं टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का ही बेटा था। इसमें 1766 ईस्वी में क्या होता है कि जब हैदर अली पर आक्रमण होता है तो अंग्रेज निजाम का साथ देते हैं। हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए विवश कर दिया। कहते हैं कि अकेला राजा था हैदर अली जो अंग्रेजों से हारा नहीं था। तो हैदर अली ने जो है मद्रास काउंसिल को जो है अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए विवश कर दिया था। 1780 में जो है हैदर अली ने एक बार पुनः युद्ध आरंभ किया और हैदर अली ने कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को बार बार पराजित किया। तो हैदर अली के दो युद्ध होते, एक 1766 में, एक 1780 में। और 1780 में जब युद्ध होता है तब क्या होता है कि हैदर अली जो है वो कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को बार बार पराजित करता है, कंटिन्यू पराजित करता है, और बड़ी संख्या में वो लोग सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जुलाई 1881 में आयरकूट की कमान में जो है ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को पराजित कर मद्रास को सुरक्षित कर लिया। 1881 में जब युद्ध होता है तो हैदर अली पराजित हो जाता है। उस वक्त ब्रिटिश सेना की कमान जो थी वो आयरकूट के पास थी, और ये युद्ध जो है ये पोर्टो नोवा में होता है। इसी में हैदर अली हार जाता है। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में प्रमुख शक्ति कब बन चुकी थी? तो 1772 में बन चुकी थी। 1766 में मैसूर का जो राजा था हैदर अली, या मैसूर का जो सुल्तान था हैदर अली, उस पर किसने आक्रमण किया? तो कंपनी ने ही मान लो किया था, लेकिन उसमें जो है निजाम का साथ दिया कंपनी ने। एज अ पपेट यूज किया गया था। मद्रास काउंसिल में संधि होती है। उसके बाद मद्रास काउंसिल 1780 में दोबारा युद्ध होता है, और इसमें जो है हैदर अली कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को बार बार पराजित करता है। आयरकूट जो है कौन था? तो ये ब्रिटिश सेना का कमांडर था, हम कह सकते हैं। 1881 जुलाई 1881 में जो युद्ध होता है वो कहाँ होता है? तो पोर्टो नोवा में होता है। दिसंबर 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो होता है वो टीपू सुल्तान आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। इसके बाद जो है टीपू सुल्तान आता है। दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे पर विजयी की स्थिति में नहीं था। देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान उस समय के ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ही ताकतवर राजा माने जाते थे, या हम कह सकते जो भी सुल्तान थे या इनको जो चीज़ें मिल चुकी थी। इसलिए मार्च 1784 में जो है शांति संधि कर ली और एक दूसरे के जीते हुए राज्य लौटा दिए जाते हैं। 1784 में एक शांति संधि होती है। शांति संधि में क्या होता है कि
जो भी हैदर अली ने राज्य जीते थे ब्रिटिश सेना से, या जो ब्रिटिश सेना ने राज्य जीते थे, ये आपस में समझौता करके एक दूसरे को वापस कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के शत्रु थे, वे उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे। ईस्ट इंडिया की कंपनी, देखिए हमने फिर से बताया कि पहले हमने बता दिया कि टीपू सुल्तान जो है वो काफ़ी ताकतवर था, फ्रांसीसियों की मदद भी ले रहा था, अपनी सेना को भी लगभग जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था, तो कई सारी चीज़ें थी उस, या हम कह सकते थोड़ा मॉडर्न भी था वो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो बहुत बड़ा खतरा था एक हिसाब से। वे उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे। टीपू अंग्रेजों से घृणा करता था तथा अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने पर प्रतिबद्ध था। टीपू सुल्तान चाहता था कि ये लोग जो है यहाँ से चले जाएं। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य जो है 1789 ईस्वी में पुनः युद्ध भड़क उठा और अंततः 1792 में टीपू की हार हो जाती है। ठीक है, तो 1789 में जो है युद्ध दोबारा से हो जाता है। पहला युद्ध जो है 1766, 1780, 1781 और 1789, ठीक है, और फिर 1792। तो 92 में क्या होता है कि टीपू पराजित हो जाता है। श्रीरंगपट्टनम में जो है संधि होती है और टीपू को अपना आधा राज्य जो है अंग्रेज और उसके सहयोगियों को देना पड़ता है। इसमें 330 लाख रुपए का हर्जाना भी देना पड़ता है। तो ये भी याद रखना है कि टीपू सुल्तान को कितना हर्जाना देना पड़ा था, 330 लाख रुपए देना पड़ा था। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। और इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग ने जो है सन 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। 4-5 क्वेश्चन जब आप निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। इसके अलावा 1784 में जो है सर विलियम जोन्स ने जो है किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र जनरल थे जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि जो है हिंदुस्तान में बनी हुई है? तो वो जनरल जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों का प्रसार। तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में कैसा रहा अंग्रेजों का प्रसार, वो हम लोग देखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली का शासन अगर देखेंगे 1798 से 1805 तक है। 1798 से 1805, याद रखना, 1798 टू 1805। वर्ष 1797 ईस्वी तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति छीड़ हो चुकी थी। तो यहां पर याद रखता है क्वेश्चन बन जाएगा मैसूर और मराठों की शक्ति जो है कब खत्म हो गई? 1797। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कितना था? 1798 से 1805। 1798 से 1805 तक जो है लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था। मराठा और मैसूर और मराठों की शक्ति कब खत्म हो जाती है? 1797। 92 में टीपू की मृत्यु होती है, उसके बाद सारी चीजें खत्म होने लगती हैं। अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों का सहारा लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने कितने उपायों का सहारा लिया? तो 3 उपायों का सहारा लिया। वो 3 उपाय कौन थे?
एक तो सहायक संधि थी, दूसरा खुला युद्ध था, और तीसरा जो है पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना। ठीक है, सहायक संधि, एक तो सहायक संधि थी पहला, दूसरा खुला युद्ध, सहायक संधि, खुला युद्ध, और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना। अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके रखरखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। यहां पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा की नीति। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा की नीति क्या थी। अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा की नीति क्या थी, या हम ये कह सकते हैं कि सहायक संधि प्रथा नीति है क्या। तो इसमें जो है जो सहयोगी भारतीय राज्य थे, जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, उनको अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, और ब्रिटिश सेना जो रहती थी उसके रखरखाव का खर्च जो है उन्हीं को देना पड़ता था। सहायक संधि के अनुसार जो है सामान्यतः भारतीय शासक को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ता था। जो सहायक संधि थी, मान लो कोई राज्य जो हार जाते थे उसके बाद जो ब्रिटिशर्स के साथ संधि होती थी, तो वहाँ पर जो भारतीय शासक होता था उसमें जो है एक ब्रिटिश सेना रहती थी उनके राज्य में। सहायक संधि से संबद्ध भारतीय शासक अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा तथा गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करेगा। सहायक संधि, एक तो हमने आपको बताया कि सहायक संधि क्या थी। सहायक संधि में ब्रिटिश सेना रखना पड़ता था अपने राज्य में, जो राजा होता था उसको, और इसके अलावा जो भारतीय शासक है वो यूरोप के किसी दूसरे देश से बात नहीं कर सकता था। इवन यहाँ तक ये था कि अगर कोई दूसरा भारतीय राजा है तो उससे भी वो बात नहीं कर सकते थे। ये सारी चीज़ें होती थी। इसके बदले अंग्रेज उस शासक को की दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते थे। वे सहयोगी के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देते थे। सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गईं। लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में बदहाली और गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो गई। सहायक संधि के कारण क्या हुआ? सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गईं। जब अंग्रेजी सेना रहती थी तो राज्य की सेनाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। इससे क्या हुआ? लाखों सैनिक और अधिकारी जो हैं अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए। उनके पास रहने खाने का कोई साधन ही नहीं रहा, और देश जो है वो बदहाली और गरीबी की स्थिति में आ गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी और 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की। तो यहाँ पे बनेगा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले किस राज्य से सहायक संधि की? तो हैदराबाद के निजाम से। ठीक है, तो कब की? 1798 से 1800 में। सहायक सेनाओं के खर्च के लिए नगद पैसा देने के बजाय निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया था। ठीक है, तो निजाम ने जो है सहायक सेनाओं को नगद पैसा देने के बजाय क्या किया? अपने राज्य का एक भाग दे दिया था। 1801 में जो है अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया। एक बड़ी सहायक सेना के बदले में नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें रुहेलखंड का इलाका और गंगा यमुना का दोआब शामिल था। तो यहाँ पे याद रखना 1801 में जो अवध के नवाब थे, सहायक संधि की 1801 में अवध के नवाब के साथ सहायक संधि होती है, और 1898 से 1800 के बीच में हैदराबाद के निजाम के साथ। तो जो अवध के नवाब थे, एक बड़ी सहायक सेना के बदले नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था, जिसमें रुहेलखंड का इलाका है और गंगा यमुना का जो दोआब वाला इलाका है वो आता है। वेलेस्ली जो है मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया, परंतु मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। जो वेलेस्ली था वो मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ क्या है? बहुत कड़ाई से पेश आता था, बहुत कड़ाई से पेश आता था, लेकिन टीपू सुल्तान कभी झुका नहीं। बाजुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। समझ रहे हो?
वेलेस्ली की सहायक संधि ये हैं, याद रखिए। हैदराबाद जो है 1798 में, उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, बरार के भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। 7 राज्यों के साथ सहायक संधि हुई है, याद रखिए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले और सिंधिया। हैदराबाद कब? 1898। हैदराबाद कब? 1898। मैसूर कब? 1799। तंजौर कब? 1799। अवध कब? 1801। पेशवा कब? 1801। बरार के भोसले कब? 1803। सिंधिया कब? 1804। तो ये वेलेस्ली की सहायक संधि है। ब्रिटिश सेना ने क्या है 1799 में टीपू पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, ब्रिटिश सेना ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कब किया? 1799 में। और एक संक्षिप्त मगर भीषण युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता पहुंचने के पहले ही उसे पराजित कर दिया। टीपू सुल्तान ने, कहा जाता है कि फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रांसीसियों ने मदद नहीं की थी, कुछ लोग बताते हैं की थी, लेकिन तब तक टीपू सुल्तान पराजित हो चुका था। वह अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हो गया। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में, 4 मई 1799 में। उसकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू का लगभग आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगी निजाम के बीच बट गया। टीपू का जो आधा राज्य था वो अंग्रेज और उसके सहयोगी जो निजाम थे उनके बीच में बट जाता है। मैसूर राज्य का शेष भाग पुराने वाडियार राजाओं के वंशजों को वापस कर दिया जाता है। कहते हैं टीपू सुल्तान से पहले यहाँ वाडियार वंश का शासन हुआ करता था, तो वो पुराने राजाओं को दे दिया जाता है। नए राजा को बाध्य कर एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराया गया, जिसके अनुसार गवर्नर जनरल यदि आवश्यक समझे तो राज्य का शासन स्वयं संभाल सकता है। ठीक है, एक संधि पर साइन किया गया कि अगर गवर्नर जनरल चाहेगा तो वो राज्य स्वयं संभालेगा, राजा को साइड में कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 1801 में क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली ने पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि सौंप दी तथा उसे विवश किया कि वह पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दे। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि सौंप दी और उसे विवश किया कि वह पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दे। तो यहाँ पे जो है 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है कर्नाटक के नवाब के साथ कौन सी संधि की थी? तो वो वही हो जाएगा नॉर्मल से, क्या पेंशन लो मौज काटो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं रहा आपके हिस्से में। मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उसमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई, जो 1947 ईस्वी तक जारी रही। ठीक है, मैसूर से मालाबार समेत जितने भी क्षेत्र छीने गए थे उनमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी कैसे बनाई गई? मद्रास प्रेसिडेंसी कैसे बनाई गई? तो मालाबार समेत जो है जो क्षेत्र छीने गए थे उनमें कर्नाटक को मिलाकर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई, जो 1947 ईस्वी तक रही। इसके अलावा तंजौर और सूरत भी हड़प लिए गए तथा उसमें उनके शासकों को पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि तंजौर के शासकों के साथ क्या हुआ? तो उन्हें पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। अब एक प्रमुख शक्ति के रूप में केवल मराठे ही ब्रिटिश प्रभुत्व से बचे हुए थे। वेलेस्ली ने उनकी ओर ध्यान देना आरंभ किया। इस समय मराठा साम्राज्य जो है 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। देखिए 5 बड़े सरदार कौन कौन थे ये भी याद रखना है। पूना का पेशवा था, बड़ौदा का गायकवाड़ था, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोसले। 5 पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया। इस समय केंद्र में कुछ मंत्री भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंदौर का होलकर और नागपुर के भोसले, ये जो है 5 परिवार थे, या हम कह सकते 5 सरदारों का एक संघ था।
वेलेजली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के समय सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था। 25 अक्टूबर 1802 ईस्वी को जब दिवाली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को पराजित कर दिया तो पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में जा पहुंचा। अब यहाँ पे क्या है, 25 अक्टूबर 1802 को क्या होता है, जब दिवाली के दिन होलकर जो होते हैं वो पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को पराजित कर देते हैं। होलकर क्या करते हैं, पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को पराजित कर देते हैं। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों की शरण ले लेते हैं, कहते हैं हमें बिठा लो, बचा तो कुछ है नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है। 1802 ईस्वी में अंतिम दिन उसने बसीन में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 1802 में जो है बसीन में एक सहायक संधि हो जाती है। दक्षिण में आर्थर वेलेजली की कमान में ब्रिटिश सेना ने असाय में और फिर अरमा गांव में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। दक्षिण में क्या है, आर्थर वेलेजली जो है, इन्होंने वेलेजली की कमान में जो ब्रिटिश सेना थी इसने असाय में, अरमा गांव में सिंधिया को और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। यहीं से अंग्रेजों का दबदबा बढ़ना शुरू हो जाता है। असाय में और अरमा गांव में, असाय में और अरमा गांव में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं। फिर इन्हें पता लग जाता है कि हम ताकतवर हैं इनसे, ये सब ऐसे आपस में लड़ेंगे। उत्तर में लॉर्ड लेक ने लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को नष्ट कर दिया और अलीगढ़, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। तो क्या कह रहा है, उत्तर में लॉर्ड लेक ने लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को नष्ट कर दिया। लॉर्ड लेक ने जो है किसकी सेना को हराया था, सिंधिया की सेना को। कहाँ हराया था, लसवाड़ी में। ठीक है। और इन्होंने कौन कौन से जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था, अलीगढ़, दिल्ली और आगरा। मराठा राज्यों को शांति वार्ता करनी पड़ी। अब वे दोनों कंपनी के अधीनस्थ सहयोगी बन गए। उन्होंने अंग्रेजों को अपने राज्य के कुछ भाग प्रदान किए, अपने दरबारों में अंग्रेज रेजिडेंट रखे और अंग्रेजों की सहमति के बिना यूरोपियों को सेवा में न रहने का वचन दिया। स्ट्रेटेजी देख लो अंग्रेजों की, एक छोटा सा देश और ये यहाँ 5 थे। पूना के पेशवा थे, बड़ौदा का गायकवाड़ था, ग्वालियर का सिंधिया था, इंदौर का होलकर था और नागपुर के भोसले थे। सबकी ऐसी की तैसी कर रखी थी। अब जो है यहाँ पे क्या है, उड़ीसा के समुद्र तट पर और गंगा यमुना के दोआब पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा के समुद्र तट पर और गंगा यमुना के दोआब पर किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का। किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का। यशवंत होलकर अंग्रेजों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जनवरी 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित कर ली तथा उसे उनके राज्य का एक बड़ा भाग लौटा दिया। आप देखिए, ये एक इंसान था यशवंत होलकर। ये क्या करता है कि अंग्रेजों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। कहते हैं कि अंत तक ये ब्रिटिश सेना से लड़ा और वेलेजली को जो है भारत से वापस बुला लिया जाता है इंग्लैंड। जनवरी 1806 ईस्वी में जो है राजघाट की संधि होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि राजघाट की संधि कब होती है, जनवरी 1806 में। और होलकर को जो है एक उनके राज्य का एक बड़ा हिस्सा जो है वापस कर दिया जाता है। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम किसने किया, 1818 से 1857 ईस्वी तक। सिंध की विजय देखिए, 18वीं सदी में सिंध पर कल्लौर शासक राज करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि 18वीं सदी में जो है कल्लौर पर कौन राज करता था, सिंध पर कौन राज करता था, कल्लौर शासक राज करते थे। ठीक है।